अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वलीकार। मेरा नाम है हाजिर खान लगारी और 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन में आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी और स्मॉल जी इन फिज़िक्स। कि भाई जो कैपिटल जी है और स्मॉल जी में कौन सा डिफरेंस है फिज़िक्स के हवाले से। तो फिज़िक्स में जो कैपिटल जी है ये एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इस जी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है। ये क्या है? एक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। जो जो चीज़ चेंज ना हो उसे कांस्टेंट कहा जाता है, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इट्स एक्सेलरेशन, अब स्मॉल जी की बात करें, इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो जी है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ग्रेविटी की वजह से चीज़ों में एक्सेलरेशन पैदा होती है, ये वही है। ग्रेविटी देखें, ग्रेविटी एक फोर्स है ना, और हमने ये पढ़ा है कि फोर्स वेलोसिटी को चेंज करता है। वेलोसिटी को चेंज करना यानी एक्सेलरेशन को पैदा करना। तो फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करता है। फोर्स क्या करता है? एक्सेलरेशन पैदा करता है। और वो जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है ना, उसी एक्सेलरेशन को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ऐसी एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से पैदा हुई हो। और उसकी निशानी है स्मॉल जी। क्लियर हो गया ये दोनों में जो मेन डिफरेंस था। सो कैपिटल जी एक कांस्टेंट है और स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होती है, और एक्सेलरेशन क्यों पैदा होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। या इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हमें पता चलता है कि एक मास के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। एक मास के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इट इज़ सेम वैल्यू एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ये एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। ये जो जी है ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यानी पूरे कायनात में इसकी वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। आप कहीं भी चले जाएं, आप धरती पर रहें, आप चांद पर जाएं, सूरज पे जाएं, दूसरे प्लेनेट पे जाएं, दूसरी गैलेक्सी में जाएं, कहीं भी चले जाएं, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। और वो कितनी वैल्यू है? 6.674 -11। अच्छा, इसकी जो वैल्यू है वो कहीं कहीं पर आपको 6.674 मिलेगी। 6.674 इंटू 10⁻−11 मिलेगी। और कहीं कहीं पर 6.673 इंटू 10⁻−11 मिलेगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 6.673 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट हैज़ डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट प्लेसेस। इसकी वैल्यू मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होती है। जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा वहाँ पर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा वहाँ पर इसकी वैल्यू कम होगी। यानी ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होती है। इट्स नियर अर्थ सरफेस हैज़ अ वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 न्यूटन पर केजी। इसकी जो वैल्यू है धरती के करीब, धरती के सरफेस के करीब, वो कितनी वैल्यू है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 न्यूटन पर केजी। ये 10 नहीं है, ये तकरीबन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एग्जैक्ट वैल्यू कहें तो वो कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कैपिटल जी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसकी वैल्यू हर जगह पर सेम होती है, इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। इसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो है मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होती है। अर्थ पर इसकी वैल्यू है 9.8। चांद पर इसकी वैल्यू है 1 पॉइंट। मैं आपको यहाँ पर टेबल लिखी हुई है, मैं दिखा देता हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट डिफरेंट प्लैनेट्स। ये पूरा सोलर सिस्टम लिखा हुआ है और यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी लिखी हुई है। तो अर्थ पर 10, चांद पर 1.62, वीनस पर 8.87, मार्स पर 3.77, जुपिटर पर 25.95,
सन पर 274 सबसे ज़्यादा। उसका रीज़न ये है कि सन का मास बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा मास है। मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। क्लियर जी। कितनी है सन पर? 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाह। मर्क्यूरी पर 3.5 3.59, सेटर्न पर 11, यूरेनस पर 10.67, नेपच्यून पर 14.07। क्लियर जी। तो ये पूरे सोलर सिस्टम की जो है वो लिखी हुई है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह पर मुख्तलिफ होती है, क्योंकि हर चीज़ का जो मास है वो मुख्तलिफ है। अगर दो चीज़ें दोनों का मास सेम है ना, तो इस पर जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उतनी ही इस पर होगी, क्योंकि मास से मास डिफरेंट तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डिफरेंट होगी। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा ये जो जी है, कैपिटल जी, इसको इस कैपिटल जी को ये वाली, इसका एक नाम तो ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका एक और नाम भी है, वो है केवेंडिश कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? केवेंडिश कांस्टेंट। अब इसको केवेंडिश कांस्टेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी वैल्यू, ये जो जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये वैल्यू सबसे पहले केवेंडिश ने बताई थी। अब आइंस्टाइन ने 1667 में ये ला दिया था, और इसके 100 साल बाद, तकरीबन 100 से भी ज़्यादा साल बाद, 1800, एक मिनट में आपको उस पॉइंट पर लेके चलता हूँ। डू यू नो की एक पॉइंट है। हाँ, तो न्यूटन ने 1637 में ये ला दिया, और उसके तकरीबन 100 से ज़्यादा साल बाद 1798 में हेनरी केवेंडिश ने जो है वो इसकी वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी एक एक्सपेरिमेंट के साथ। और इस एक्सपेरिमेंट का जो नाम है वो है केवेंडिश एक्सपेरिमेंट। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इसने जी की वैल्यू फाइंड की। न्यूटन ने इसकी जी की वैल्यू नहीं बताई थी, न्यूटन ने ला दिया था, इस ला में इस जी का भी यूज़ किया न्यूटन ने, लेकिन वैल्यू उसको पता नहीं थी। तो वैल्यू किसने पता की? केवेंडिश ने। इसलिए इसको केवेंडिश कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसके 3 नाम हैं। तीसरा नाम क्या है? एक तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दूसरा केवेंडिश कांस्टेंट, और तीसरा इसका नाम है न्यूटोनियन कांस्टेंट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। जी इज आल्सो नोन एज न्यूटोनियन कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। देखें, ये इसका दूसरा नाम, न्यूटोनियन कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। और इसके अलावा केवेंडिश ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। न्यूटोनियन कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन और केवेंडिश ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। सो आई होप ये वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो थोड़ा इसमें कुछ और चीज़ें भी रहती हैं, वो मैं आपको दिखाता चलूँ। कुछ की पॉइंट्स लिखी हुई हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो हर चीज़ दूसरी चीज़ पर लगाती है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स। ये हर दो चीज़ों के बीच में मौजूद है। हर चीज़, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनके बीच में ये फोर्स होगा। ठीक है। और ये क्यों मौजूद है? उनके मासेस की वजह से फोर्स होगा, भले वो कम हो ज़्यादा हो, लेकिन होगा ज़रूर। मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, मास कम तो फोर्स भी कम। इट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ये कहाँ पर है? यूनिवर्स में, हर जगह, कायनात में हर जगह। इसलिए तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। अब हमने पढ़ा है ना, हर चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाती है। जैसे अगर ये वाली चीज़ इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, तो ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी ना। तो ये क्या हो जाएगा? एक्शन रिएक्शन पेयर। एक इधर लगा रही है, एक इधर लगा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है। सो इट फॉर्म्स एन एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या हो जाएगा? पेयर हो जाएगा, जोड़ा। कौन सा? एक्शन रिएक्शन का। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ये जो फोर्स होता है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता।
ठीक है, ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, दो चीज़ों के बीच में भले कौन सा भी मीडियम हो। जैसे एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में भले दीवार हो, भले पानी हो, भले इन दोनों के बीच में हवा हो या कोई भी चीज़ ना हो, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो भी मीडियम हो, ये फोर्स उस मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑब्जेक्ट, ये तो हमने पढ़ा है, ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देन, ये भी हमने पढ़ा है। हेंस इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, एक लॉ है इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी एफ इज इक्वल टू 1 ओवर डिस्टेंस स्क्वायर। जो एफ होता है फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। तो ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। आई होप ये वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।